बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उठा दे गेम T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। मैं सानिया मुमताज़ अपने को होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर के साथ हाजिर हूँ। इरफान, दो फाइनलिस्ट हमें मिल गए हैं फिर आखिर जी। इंडिया और इंग्लैंड का कल का मैच था और 253 का टारगेट दिया इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए, और अच्छा मैच था। और हम एंड तक ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैकब बैथल तो लेके ही जाएंगे और कोई ना कोई प्लेयर साथ दे दे तो मामला बेहतर हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इंग्लैंड के हक में मैच नहीं रहा और फिर बिल आखिर वही हुआ कि इंडिया फाइनलिस्ट बन गए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे पहले तो सबको जुमा मुबारक। बिल्कुल बहुत अच्छी फाइट बैक की इंग्लैंड ने, पूरे मैच में वो इन हंट रहे, लेकिन कुछ मोमेंट ऐसी थी जिसको शायद वो कैच इन नहीं कर पाए। शायद वो कैचेस की बात करें, सबसे पहले तो कैचेस विन मैचेस की बात करनी चाहिए। दो कैचेस उन्होंने क्रूशियल ड्रॉप किए, इन्होंने वो ग्रैब किए। अक्षर पटेल की बात करें, इसी तरह फिर आपको जब इतना बड़ा टोटल चेस करना होता है तो फिर आप हर प्लेयर के ऊपर अटैक करते हैं। तो अब ये इंग्लैंड की थोड़ी सी प्लानिंग मुझे लगता है गलती कर गए कि बुमराह को सी ऑफ करने के चक्कर में बाकी प्लेयर पे हम अटैक करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 16 ओवरों में आप करेंगे। आपने उसको भी चार्ज करना था। फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है सानिया कि अगर जो उनका लास्ट प्लेयर था, जब आप देखें ओवरटन को भेजना चाहिए था, सैम करन को भेजना, वो मुझे कोई जस्टिफाइड नहीं लगा डिसीजन। अच्छा। बट ये अब जब ओबियसली जब हार जाते हैं तो फिर चीज़ें सामने आती हैं। बट नेवरदलेस इट वाज अ फैंटास्टिक गेम। दोनों टीमों ने बड़ा शानदार खेला और फाइनलिस्ट अब हमारे सामने आ चुके हैं। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी मैं इंट्रोडक्शन करूंगी। हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर अदनान अकमल मौजूद हैं, हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट उमर हमीद मौजूद हैं, शाहनवाज हमें बाद में ज्वाइन करेंगे। अच्छा जी, अब मुझे बताएं अदनान, कल का मैच आपने देखा है इंडिया और इंग्लैंड का, और एंड तक जाते जाते आपको लग रहा था कि इंग्लैंड जीत जाएगा? देखिए, जिस तरह की उन्होंने फाइट बैक किया, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट चेज होना था अगर इंग्लैंड ये मैच जीत जाता। और कहीं ना कहीं डिजर्व करता है इंग्लैंड, जिस तरह उन्होंने फाइट किया, जिस तरह इतने बड़े टोटल। देखे, जब भी आप चेस करने आते हैं तो फिर आपके ऊपर प्रेशर होता है। यहाँ पे प्रेशर उनके ऊपर था, इंडियंस के ऊपर, कि पिच की बात करें तो मैंने कल भी शो में बात की थी कि इंडियन ने प्लान बड़ा अच्छा किया। आपने देखा हो कि उनको पता था कि सेमीफाइनल में जो भी टीम टॉस जीत रही है वो बैटिंग दे रही है। इन्होंने कल पिच की बात करें तो पिच की कंडीशन, उसका बाउंस, ट्रू पिच और इतने रन्स होने का मतलब है, तो उन्होंने प्लान किया हुआ था कि टॉस जीत के हमें बारी देनी है। और उन्होंने भी प्लान यही किया हुआ था कि टॉस जीत के हमने बारी लेनी है। और देखे कल वो उसकी बॉलिंग के, आर्चर की बॉलिंग की बात करें, संजू सैमसन का कैच हो जाता तो शायद मैच चेंज हो जाता। वही हाल होना था जो न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका का किया कल वाले मैच में। अगर वो हैरी ब्रूक कैच कर लेता, वहाँ पे इन फॉर्म बैट्समैन का कैच छोड़ना, और उसके बाद सिर्फ 2 शॉट उसने गलत खेले हैं, जिसपे एक आउट हुआ है और एक जिस पे कैच ड्रॉप हुआ है। और पूरी इनिंग्स की बात करें, संजू की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो मुझे लगता है कि मैच जो इंग्लैंड के हाथ से निकल गया, 17वां, 18वां और 19वां ओवर, हाँ जी, वो मैच को चेंज कर गया। अगर हमने देखे कि 3 ओवरों में 45 रन से ना, तो मैं बात कर रहा था कि ये ऊपर के 15 रन उतरेंगे तो फिर 2 ओवरों में 30 हो सकता है। अगर वहाँ पे 39 रह रहा है 2 ओवरों में, तो बहुत मुश्किल था वो मैच। देखो उमर भाई, हमने देखा कि कई टेक्निक वाइज और टेक्निकली ना मिस्टेक कर गया इंग्लैंड। वो चाहे आपने डेथ बॉलिंग का बात करें, उन्होंने जिस तरह 3-4 ओवरों में 60 से 65 रन किए, इनके भी इतनी रिक्वायर्ड था, बल्कि कम था इंडिया से। उसमें हमने देखा कि ये एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गए बुमराह की दफ़ा कि हम इसको सी ऑफ करते हैं, इसको अटैक नहीं करते, जबकि आप ओवर भी बहुत आउटस्टैंडिंग किया है ना। 4 तो यॉर्कर किए उसने। आप ये भी देखें ना कि वो अपने प्लान के साथ थे। अर्शदीप सिंह ने भी जो है अपने ओवर में जो लास्ट ओवर किया उसने उसमें भी यॉर्कर्स ही दिए, तो ये उनके प्लान का हिस्सा था। पांड्या ने भी यॉर्कर दिए मोस्टली। बुमराह के 2 बॉल गलत हुए, उन दोनों पे इन्होंने टेक अप नहीं किया। एक फुल टॉस हुआ, उस पे सैम करन जो है वो हिट कर सकता था, बट उसने पड़े थे कि इसको सी ऑफ करना है हमने, ऑब्वियसली। लेकिन उसकी बॉलिंग भी तो बहुत आउटस्टैंडिंग थी ना, जिसकी वजह से उनको कॉन्शियस होना पड़ा। लेकिन ये है कि उसको चार्ज करना चाहिए था, किसी एक बैट्समैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेनी चाहिए थी। वो जो एक ओवर है वही मेक इट और ब्रेक इट वाला था, वहीं पे आप लूज कर गए। बाकी सारा मैच संजू सैमसन का कैच छोड़ा या उनका स्कोर बहुत ज़्यादा हो गया, आप साथ साथ चल रहे थे। आप देखें तो इंडिया वर बिहाइंड एट दैट मोमेंट। जब 17वां ओवर शुरू किया बुमराह ने, तो इंडिया और इंग्लैंड का अगर हेड टू हेड मुकाबला करें तो इंग्लैंड वर फार बेटर देन द पोजीशन ऑफ इंडिया। तो वो जो चीज़ थी, वहाँ पे आपने मैच लूज कर दिया जब आपने आगे वो हिट नहीं किया। तो ये आपको लगता नहीं अदनान भाई, वो जो ओवरटन को भेजना चाहिए था, पावर हिटर है, उसके साथ चांस लेते आप सैम करन डाल दो कि सारी लीग खेलता है, बट उसके अंदर पावर हिटिंग एबिलिटी नहीं है। वो मनूवर शूवर तो कर लेता है, बट इस तरह के छक्के लगाना नहीं है।
चांस तो लिया जा सकता था। देखें ऑफ कोर्स लिया जाता था, आपने देखना था कि लास्ट 3 ओवरों में हमने प्लान क्या करना है। अब वही गलती की जो पाकिस्तान ने की कि लास्ट 3 ओवरों में रन्स करने थे, वहाँ पे विकेटें दे दी और वो बैट्समैन को उस बैट्समैन को अंदर भेजे जो पावर हिटिंग नहीं करता, वो एक स्पिनर है। आपका एक पावर हिटर अगर पड़ा हुआ है तो आप उसको ही यूटिलाइज करो ना, आपने उसको क्यों भेजा? वो कहीं ना कहीं वो भी जो है वो अगेंस्ट चला गया इंग्लैंड के। और दूसरी थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो जो लास्ट 3 ओवर थे ना, उसमें चार्ज करना चाहिए था। आपकी विकेटें पड़ी हुई थी, आपका पावर हिटर एक पड़ा हुआ है, तो वो जो 3 ओवर है ना, वो बड़े जो है वो नुकसान गए इंग्लैंड के। वहाँ पे अगर 20-25 रन भी हो जाते ना, तो फिर खैर 15 को रन रह जाते लास्ट ओवर में, या 10 रन रह जाते, शायद हो सकता है कि 19वें ओवर में मैच खत्म हो जाता। तो कहीं ना कहीं वो 3 ओवर जो है ना, वो मैच से बाहर ले गए। आई थिंक यस, मे बी जो आप दोनों लोग बात करें, अब शकील खटक हमारे साथ आ चुके हैं, तो उनसे भी पूछ लेते हैं। शकील, व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंग्लैंड हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिस तरह से भी अदनान ने अपना टेक दिया, इरफान ने भी कहा है कि 17वें और 18वें ओवर में इंग्लैंड को स्कोर करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे रॉन्ग डिसीजन मेकिंग हुई, रॉन्ग प्लेयर को भेजा गया। सेकेंडली, टोटल जब बहुत बड़ा मिला होता है तो अटैकिंग पोजीशन पे आते हुए आप पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। व्हाट डू यू थिंक? के लिए जो व्हाट वेंट रॉन्ग आपका, उसमें मेरा ख्याल है कि इंडिया को यहाँ पर ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने फील्ड प्लेसमेंट की थी, आप लोगों ने नोट किया होगा कि जिस तरह से जैके बैथल और विल जैक्स के लिए उन्होंने फील्ड किया था। अर्शदीप सिंह जब बॉलिंग कर रहे थे, आपने देखा होगा कि 3 वाइड्स उन्होंने ऑफ स्टंप के ऊपर की थी, लेकिन उन्होंने लाइन इन लेंथ वही वाली रखी थी, वो अपने लाइन इन लेंथ से नहीं हटे थे, ऑफ स्टंप के ऊपर ही उनको रखा था। उनको एक विकेट दरकार थी, बेसिकली उन्होंने वो पार्टनरशिप तोड़ना था। और वहाँ पर मैं देख रहा था कि बार बार जब वाइड हो रहा था, इवन सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी जब कैमरा जाता था, तो वहाँ पर वो टेंशन वाली सिचुएशन में नहीं लग रहे थे। और फिर वही गलती की थी विल जैक्स ने, और डीप पॉइंट के ऊपर जाके कैच अक्षर पटेल ने एक ज़बरदस्त कैच किया था शिवम दुबे के साथ मिलकर। तो ये चीज़ होती है, ये टैक्टिक्स होते हैं बेसिकली कैप्टन्स के, जो कि हमें अपनी टीम के अंदर कम से कम मैं कहूँगा कि वो कमियाँ नज़र आई थी सलमान अली आगा के अंदर के प्रेशर सिचुएशन में किस तरह से हैंडल करना होता है। दूसरी बात कि इंग्लैंड के शुरुआत के जो विकेट्स गिरे थे, वहाँ पर इंग्लैंड को ज़्यादा डैमेज हुआ था, और टर्निंग पॉइंट यही था कि जब यहाँ पर पार्टनरशिप अर्शदीप सिंह ने तोड़ी थी, वहाँ पर इंग्लैंड की टीम जो है वो थोड़ा सा गेम से वापस चली गई थी। हालांकि 15वें ओवर तक इंग्लैंड मुसलसल इस मैच में थी। हालांकि पावर प्ले देखें, वहाँ पर इंग्लैंड का 68 रन थे, इंडिया के 67 रन थे। ओवरऑल अगर हम देखें तो 19 छक्के लगाए थे। पावर प्ले में 3 उनके मेन बैटर भी तो आउट हो गए थे इंग्लैंड के, मेरा ख्याल है वो बहुत ज़्यादा हिट हुई उनको। देखिए था, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिकवर किस तरह किया था, वो कि उनके मेन जो स्ट्राइकर्स बैटर्स थे वो आउट हो गए थे, 3 विकेटें गिर गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना जो स्ट्राइक रेट था वो नीचे नहीं गिरने दिया, और मुसलसल वो फाइटिंग पोजीशन के अंदर रहते, और टिल 15वें से 16वें ओवर तक वहाँ पर वो मैच के अंदर थे। लेकिन उसके बाद जब बुमराह ओवर करते हैं 18वां ओवर्स, और उसके बाद हार्दिक पांड्या ओवर करते हैं, तो वो मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि हमारे जो बॉलर्स हैं, हमारे जो पेसर्स हैं, जो कल मैंने नोट किया, वहाँ पर भी इवन हम ट्रेनिंग करते थे, इवन ट्रेनिंग सेशंस के अंदर भी हमें ये नज़र नहीं आता कि जो हमारे कोचेज़ हैं वो हमारे पेसर्स को यॉर्कर लेंथ डिलीवरीज के ऊपर ट्रेनिंग करवाएं या फोकस करवाएं। जबकि इंडिया की अगर हम ट्रेनिंग सेशन की बात करें तो वहाँ पर चाहे जसप्रीत बुमराह थे, चाहे हार्दिक पांड्या, लेकिन उसमें से बुमराह सबसे ज़्यादा यॉर्कर लेंथ के ऊपर वो फोकस्ड उनका होता था। ट्रेनिंग सेशन की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर एक स्पेशल वहाँ पे निशान रखा जाता था यॉर्कर लेंथ के ऊपर, वो उन्होंने वो उस चीज़ को हिट करना होता था। तो ये एक चीज़ होती है कि आपने डेथ ओवर्स के लिए अपने बॉलर्स को किस तरह से तैयार करना है। देखिए, अगर जसप्रीत बुमराह इस वक्त डेथ ओवर्स के अंदर वर्ल्ड क्लास मैच, जैसे हमारे उमर गुल एक ज़माने में हुआ करते थे कि सारे यॉर्कर किया करते थे, और वहाँ पर उमर गुल चाहे अगर 10 रन भी इवन आखिरी ओवर के अंदर दरकार हैं तो वो भी वो सेव कर लेते थे, और वहाँ पर मैच जितवाते होते थे, और कई मैचेस जितवाए भी हैं इवन। और सेम चीज़ बुमराह के साथ हमें नजर आई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान के पेसर शाहीन शाह अफरीदी हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, उनके साथ हारिस रऊफ को भी मैं मिलाता हूं, क्योंकि T20 के अंदर बेशक इस वर्ल्ड कप के अंदर नहीं थे, लेकिन हारिस भी वही मिस्टेक करते हैं, शॉर्ट लेंथ के ऊपर जाते हैं। जब आखिरी डेथ ओवर्स की बारी आती है, शाहीन ने भी आप देखें, सलमान मिर्जा ने भी इवन यहाँ पर शॉर्ट लेंथ डिलीवरीज यूज़ की थी इंग्लैंड के खिलाफ। और इवन हमने सवाल भी किया था जब इंग्लैंड के खिलाफ हम मैच हारे थे T20 वर्ल्ड कप में कि क्या आप लोगों को कोचेस जो है वो यॉर्कर की प्रैक्टिस नहीं करवाते, या क्या रीज़न क्या है कि हमारे जो पेसर्स हैं वो यॉर्कर लेंथ के ऊपर नहीं जाते, जबकि ओपोनेंट्स के जो बॉलर होते हैं वो हमेशा यॉर्कर लेंथ के ऊपर जाते हैं। लॉजिक ये होती है कि T20 क्रिकेट में ना, आप वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में जब आप ऑफ स्टंप पे कॉन्स रख के जो वाइट बॉल से थोड़ा सा अंदर होता है, क्योंकि ऑफ स्टंप वाला यॉर्कर जो है ना उसको हिट करना बहुत मुश्किल है, उसमें चांसेस होते हैं कि बैट्समैन आउट करता है, एज लगता है, कॉट बिहाइंड हो जाता है, मिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब वो बैट्समैन उसको कवर करने जाता है, जब आप अच्छे यॉर्कर करते हैं ना,
फिर आपको विकेट्स मिलती हैं। ये बिल्कुल ठीक है, कल इंडियन ने ये किया जहाँ पे ऑस्ट्रेम वाले यॉर्कर वाइड होते रहे, क्योंकि वो प्लान दिया हुआ था कि वो वाले बॉल सिर्फ बचे थे इस पिच पे। अगर जिस तरह वो सेट बैट्समैन थे, वो सिर्फ एक बॉल था, उनको बचा सकता था बॉलर्स को। अगर वो स्टंप्स में करते, लेंथ बॉल करते, तो उनको रन्स पड़ने थे। वहाँ पे उन्होंने किया कि ये प्लान करो, ऑस्ट्रेम पे यॉर्कर करो, लग गया एडजस्ट तो ठीक है, नहीं तो मिस होने के ज़्यादा चांसेस है। शायद यही इंडियन कल करते हुए नजर आए। एक्सपर्ट शाहनवाज हमारे साथ हैं जी। शाहनवाज, वेलकम टू द शो। और हम बात कर रहे हैं कि दो रुख अभी शकील हमारे सामने लेके आए हैं। एक तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंग्लैंड कहाँ पे गलतियाँ कर रहा था और इंडिया वेल प्रिपेयर्ड था। फील्डिंग की बात की जाए, बॉलिंग की बात की जाए, डेथ ओवर की डिस्कशन की है अभी शकील ने, और बताया है कि किस तरह से लोग अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम के प्लेयर्स को तैयार कर रहे हैं और हमारे बॉलर्स अनफॉर्चुनेटली वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते लास्ट ओवर्स में। क्या कहेंगे आप दोनों बातों को लेकर? कल पहले मैं मैच के थोड़ा सा उस पर मैं बात करना चाहूँगा, जो इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो पहला सेमीफाइनल था। तो मैं समझता हूँ कि मुझे एक चीज़ सीखने को भी बल्कि मिली है, बल्कि हमारे नॉलेज में भी इजाफा हुआ है, बल्कि हमारे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स हैं, उनके लिए सीखने को कल बहुत कुछ था। अगर कल स्पेशली अगर बॉलिंग देखे इंडियन जो बेहतर उनकी, तो क्या कमाल की वो बॉलिंग की, यॉर्कर बॉलिंग कर रहे थे। और अगर आप बात करें उसकी बुमराह की, तो वो टर्निंग पॉइंट पे जो 18 ओवर वो करने आए थे। एक बैट्समैन अगर सेट पे 93, 94 पे खेल रहे हैं और मेरे ख्याल 15 की एवरेज ऑलमोस्ट तकरीबन चाहिए थी उनको, तो मेरा ख्याल है कि सेट बैट्समैन के लिए वो कोई इतना बेहतर नहीं करती और इतना बैटिंग पैराडाइज हो, बैटिंग ट्रैक हो, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि अब 250 स्कोर लगा हुआ है, यानी दोनों मैचेस में तकरीबन 200 रन हुआ है 40 ओवर में। तो आप अंदाजा करें कितना बैटिंग ट्रैक होगा। जो सीखने की चीज़ है, जो 18 ओवर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो मुमताज अहमद 6 बॉल देखिए, 6 की 6 बॉलें उन्होंने किस खूबसूरती के साथ यॉर्कर किए, वहीं से मैच का जो पासा था वो पलटा। और उसका हुआ क्या कि अगले ओवर में कितना जबरदस्त जो है वो प्रेशर आया इंग्लैंड के ऊपर और हार्दिक पांड्या जो है उन्होंने वो आउट कर दिया था उसको। हमारी जो यॉर्कर बात, जिस तरह आपने बात की शकील की कि उमर गुल तक जो यॉर्कर करते थे, ये इसमें कोई शक नहीं है। उमर गुल जब सब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए तो हमें यॉर्कर देखने को वाकई हम लोग तरसते हैं। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने इस चीज़ के ऊपर काम भी नहीं किया। हम सम टाइम ऐसे होता है कि हमें बिल्कुल एग्री नहीं होता कि एक्चुअली हमारी स्ट्रेंथ है क्या किसी भी मैच में। शाहनवाज भी आपकी वॉइस को थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ गई है। अदनान भी जो हम पहले बात कर रहे थे, कई दफ़ा होता है कि जब आपको विक्ट्रीज नहीं मिलती तो आपकी परफॉर्मेंस हाइड हो जाती है, बट जो बेथल ने कल परफॉर्मेंस दे दी है, पावर प्ले में 3 आउट होना, उसके बाद आना, और किसी जगह पे एक टाइम जब चक्रवर्ती स्टार्ट करता है 3 बॉलों पे 3 छक्कों से स्टार्ट, और खूबसूरत इनिंग, और कहीं ऐसे नहीं लगा कि जैसे लेबरिंग हो रही है, जोर लग रहा है, आराम से कंफर्टेबल तरीके से वो लेके जा रहा था। थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, फिनिश नहीं कर पाया, बट अदरवाइज उससे किसी तरह भी आप क्रेडिट नहीं देखें, कल उसने जिस तरह की इनिंग्स खेली थी, ऐसे लग नहीं रहा था कि इंग्लैंड जो है मैच से बाहर हो जाएगा। और कल उसने जिस तरह की पावर हिटिंग और जिस तरह जितने कॉन्फिडेंस से वो कल बैटिंग कर रहा था, ऐसे लग नहीं रहा था कि वो मैच को नहीं फिनिश कर सकता। ठीक है, कैच उसका अच्छा हो गया, कहीं ना कहीं जो है वो मैच से बाहर गया। और अगर पूरे पिच की बात करें, जहाँ पे बाउंस अच्छा होता है ना, तो वहाँ पे बैट में बॉल ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है। और जिस तरह उसने कल की इनिंग्स की, वो रिवर्स स्वीप हो और मिड विकेट हो, स्लॉग स्वीप हो, जिस तरह की उसने कल बैटिंग की आउटस्टैंडिंग। इस पिच पे जो डिमांड थी वो कल यही थी कि जिससे संजू ने खेली और यहाँ से इसने खेली, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। और भाई लगता है आपको एक सुपरस्टार दुनिया के सामने आ चुका है? सर ही इज़ जस्ट 22 इयर्स ओल्ड, और इससे पहले उसकी ऑस्ट्रेलिया में भी देखें, उसमें उसने ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट कर दिया है किस्म का। तो चीज़ ये है कि इस वक्त सारा मीडिया उनका भी और इंटरनेशनल क्रिकेट का भी उसके बारे में बात कर रहा है कि अ न्यू सुपरस्टार हैज़ बॉर्न। बट लेट्स सी, हमने बहुत सारे स्टार्स इस तरह उभरते हुए देखे, लेकिन वो पूरी तरह उभर नहीं सके। हमारी दुआ है उसके लिए कि वो पूरी तरह उभर के आए। लेकिन जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली है कल के मैच, अगर ख़ास तौर पे कहें, इतना बड़ा मैच, इतना प्रेशर मैच, और फिर जब आप चेज़ करने गए हैं, इतना बड़ा टोटल बोर्ड पे है, और उस दौरान भी आप कहीं पे लग नहीं रहा कि आप अंडरमाइन हो रहे हैं या आपको मुश्किल में है या आप स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ऐसे खेल रहा था जैसे एक नॉर्मल मैच है और हो रहा है। प्रेशर बिल्कुल नहीं है। ये उनके माइंडसेट की स्ट्रेंथ की जो है ना अलामत है, उनकी पूरी टीम की। आप उनकी पूरी टीम उठा के देख लें, ना सिर्फ इंग्लैंड और बल्कि बाकी भी सारी जो कंट्रीज़ हैं, उनकी भी इसी तरह से जो है ना मेंटल स्ट्रेंथ पे काम किया जाता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस तरह की सिचुएशन नज़र नहीं आती। हमारा अगर बड़ा प्लेयर भी है, वो सीनियर है या जूनियर है, वो बहुत
ऑर्थोडॉक्स खेलता भी है ना, लेकिन उसके जो माइंड सेट है या मेंटल स्ट्रेंथ है वो उस लेवल की है, उस मयार की नहीं है जो कि इंटरनेशनली रिक्वायर्ड है। अब जिस तरह की क्रिकेट हम देख रहे हैं, जिस तरह के शॉट्स डेवलप हो रहे हैं, जिस तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स जो हैं वो आ गई हैं। आप एलन उसकी फिलिप्स की बात करें जो न्यूजीलैंड का है, उसके बायोमैकेनिक्स पे बात होती है। इसी तरह आप ये देखें कि जो अभी कल के मैच में अक्षर पटेल ने जो 2 कैचेस लिए हैं, एक कैच लेते हुए ही रन फॉर 23 मीटर्स और दूसरे में 21 मीटर्स। तो इतना दौड़ने के बाद फिर उसके बाद उस कैच को पकड़ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड कि बॉल किस लेवल से आ रहा है, हवा में किस लेवल से आ रहा है और मैंने किस तरह से भागना है, एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा। उमर साहब की बात, मेंटल स्ट्रेंथ की उन्होंने बात की। हमने अपनी टीम के लिए साइकियाट्रिस्ट भी रखा था। मेरा ख्याल है यहाँ पर हमारे प्लेयर्स के ऊपर इस वक्त जो फोकस करने की बात है, जो फोकस करने की ज़रूरत है, वो कोचेस को गेम अवेयरनेस के ऊपर है। जिस तरह से जैकब बेथल की आप इनिंग्स की बात कर रहे हैं, या फिन एलन की आप पिछली इनिंग्स देख लें, या संजू सैमसन की इनिंग्स देख लें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो ये सारी चीज़ें कि यहाँ पर प्लेयर्स का पता चलता है कि गेम अवेयरनेस होती क्या है, आपके शॉट की सिलेक्शन क्या होनी चाहिए। हमारे कोचेस इस वक्त हमारी पावर रेटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। हालांकि जब आप इस स्टेज के ऊपर आ जाते हैं तो आपको पावर रेटिंग की ज़रूरत नहीं होती। प्लेयर्स की पावर रेटिंग एक नेचुरल चीज़ होती है। आपको अंडर 19, अंडर 16 आप इस स्टेज से होकर आप आते हैं तो वहाँ पर आपको सीखने की चीज़। यहाँ अगर आपको कोचेस ने कुछ बताना है तो आपको सिर्फ ये बताना है कि गेम की सिचुएशन के हिसाब से आपने कैसे खेलना है, किस तरह की सिचुएशन में आपने खेलना है। 6 गेंदों के ऊपर 10 रन चाहिए, 20 रन चाहिए, डिफरेंट सिनेरियो दिया जाता है। यहाँ पर इवन सिनेरियो बेस्ड मैचेस भी करवाए जाते हैं प्रैक्टिस में। लेकिन अभी तक हमारे प्लेयर्स के अंदर जो मेजर कमी मुझे नजर आ रही है इस वक्त पाकिस्तान टीम में, वो गेम अवेयरनेस की है। और इवन हमारे कोचेस खुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हुए हैं। सिलेक्शन कमेटी की भी जो पास्ट में मेंबर्स थे उन्होंने एतराफ़ किया था कि हमारे प्लेयर्स के अंदर गेम अवेयरनेस की कमी है, जो कि इस वक्त अगर आपने उसके ऊपर ओवरकम नहीं किया। बाकी देखिए टेक्निक्स इस लेवल के ऊपर शाहिद अफरीदी ने बिल्कुल सही कहा था कि पावर रेटिंग का भी मसला है ना। आप देखें सिर्फ साहबजादा फरहान के अलावा या फखर एंड में आगे खेले, अदरवाइज किसी को छक्का नहीं मारना आता। इरफान, एक और बात भी है शकील, मुझे आप ये भी ऐड करें कि गेम अवेयरनेस की बात हम प्लेयर्स की कर रहे हैं, क्या कोच की गेम अवेयरनेस है, क्या हमारी सिलेक्शन कमेटी की गेम अवेयरनेस है? अभी जैसे वनडे की टीम सेलेक्ट हुई, उसमें जिस तरह से जो है वो मेरिट को जो है वो नज़रअंदाज किया गया। नए प्लेयर्स आपने लेके आए, ठीक है लेके आए, लेकिन उन पे कितना प्रेशर होगा कि जिस तरह से उनको सिलेक्ट किया गया, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए प्लेयर्स के ऊपर आपकी तनकीद जायज़ भी है। अब देखें गाजी गौरी है, मैं सिर्फ अभी फिलहाल विकेट कीपर की बात करते हैं। चले रिजवान आपके पास है, आई नो के गाजी को इतना चांस नहीं मिलेगा इस सीरीज़ के अंदर, लेकिन फिर भी अगर चांस मिल जाता है तो वो काफ़ी लकी होंगे। क्योंकि सेम हमने देखा था हसीबुल्लाह के साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ हुई, एक इनिंग्स उनकी फेलियर किया और उसके बाद आपने उसको ड्रॉप कर दिया विदाउट एनी जस्टिफिकेशन के ये उनकी कमजोरियां थी। आप गाजी गौरी को लेके आ गए, वो लड़का जिसके भी लिस्ट 1 के अंदर इतनी परफॉर्मेंसेस भी नहीं है, जबकि दूसरी जानिब अब हसीबुल्लाह को देखें तो उनकी 9 सेंचुरी थी। बेशक आप चांस ना दें, लेकिन इससे आपके प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। आप उनको लेके आते हैं, स्क्वाड में लेके आते हैं, प्लेइंग 11 में जगह नहीं देते और उसके बाद आप उनको स्क्वाड से निकाल देते हैं। तो यहाँ से ही आपके प्लेयर्स, आप अपना कॉन्फिडेंस अपने प्लेयर्स का खुद शेक कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि बेहतर ये होता कि सिलेक्शन कमेटी कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, वहाँ पर जस्टिफाई करती। क्वेश्चन आपसे यही करने लगा था, आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, ये जो माइंडसेट इस रजीम का आ चुका है कि सिर्फ प्रेस रिलीज के थ्रू टीम अनाउंस कर देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना। मैं किसी लड़के का अच्छा बुरा नहीं हम कहते, जो टीम में सेलेक्ट हुआ है डिजर्विंग ही चले होगा, लेकिन आपको एक माइंडसेट बताते हैं ना, जैसे गाजी गौरी आया किस बेसिस पे आया है। अच्छा अगर शामिल हुसैन आया है तो उसकी ये रीज़न थी, शाहजेब क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया। अब कल से डिबेट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हो रही है कि शामिल कैसे आ सकता है, शाहजेब क्यों नहीं आया, अली ज़रियाब की लोग बात कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे डिसीजन है। अहमद दानियाल की बात की जा रही है, ठीक है, चले सुफियान को तो T20 में रखा जाता है, लेकिन अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपना माइंडसेट बताते हैं, लॉजिक बताते हैं किसी की सिलेक्शन के ऊपर, और फिर 2-4 जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर करते हैं, तो चीज़ें एड्रेस हो जाती है। देखिए इरफान, उसका 2 फायदे होते हैं। एक तो ये है कि जो साफ़ी होती हैं, जैसे मेरे और आपके जहन के अंदर सवाल आते हैं, उन सवालों के हमें जवाब मिल जाते हैं। और दूसरा, जो प्लेयर्स वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे होते हैं, एटलीस्ट अगर सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं हसीबुल्लाह के बारे में सवाल करता कि आपने उन्हें शामिल क्यों नहीं किया, या मैं किसी और प्लेयर के बारे में सवाल करता कि आपने उन्हें इनकी जगह क्यों शामिल नहीं किया, तो एटलीस्ट वो उन प्लेयर्स को भी वो पता चल जाता है कि हमें इस वजह से ड्रॉप किया गया है, हमारी ये कमियाँ थी, हमारी ये कोताहियाँ थी, हम उनके ऊपर काम कर लेंगे। तो इसका
हमें फायदा नहीं है। अगर सिलेक्शन कमेटी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो एटलीस्ट एक तो हमें जवाब मिल जाते, साथ साथ जो प्लेयर्स ड्रॉप हो रहे हैं उनकी भी मेंटली तौर के ऊपर वो क्लियर हो जाते, उनको आइडिया हो जाता कि हमें इस चीज़ की वजह से ड्रॉप किया गया है, तो वो कम से कम फ्यूचर में अपने उसके ऊपर काम कर देते। लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है और ये प्लेयर्स भी बार बार ढके छुपे अल्फाज के अंदर हमसे भी शिकवे शिकायतें करते हैं और इवन बोर्ड के साथ भी डेफिनेटली जो सिलेक्शन कमेटी है उनकी मेंबर्स तक भी अपनी आवाज़ पहुंचाने की वो कोशिश करते हैं कि यार हमें ड्रॉप किस वजह से किया जा रहा है। एटलीस्ट मैं हूं, अगर अब आप मैं देखिए अगर अपने मेरे काम के अंदर कोई कोताही है, मुझे पिन पॉइंट करता है तो मुझे खुशी होगी और मैं उसको ओवरकम करूंगा। अगर मुझे पता ही नहीं होगा और आप मुझे थ्रो आउट करेंगे तो किस तरह से मैं जस्टिफाई करूंगा अपने आप को। तो सेम यही चीज़ है कि आप एटलीस्ट प्लेयर्स को एतमाद में लें। सर यहाँ पे हमारे यहाँ ईगो का बहुत बड़ा मसला है। जब भी कोई प्लेयर जो है वो शिकायत करता है या जाके बताता है कि आप मुझे क्यों नहीं शामिल कर रहे या मेरी परफॉर्मेंसेस देख लें और आपने जिसको सिलेक्ट किया है उसके साथ को मवाजना कर लें, तो वो उसको दिल पे नहीं लेते। शाहनवाज से भी मेरा ख्याल पूछते हैं, शाहनवाज अगर आपको अब आवाज़ आ रही है तो काइंडली आप भी अपनी राय दीजिएगा। अच्छा मेरा ख्याल शाहनवाज से हम करेंगे अच्छा contact। ये जो मसला है कि चीफ सेलेक्टर का ना होना और अभी भी आप ये देखें कि फिर दोबारा से 5 कोर्स पूरा कर लिया गया, घोड़े फिर आपने कोई दोबारा chief मैदान में ले आए हैं ना, पहले सेलेक्ट कर चुके हैं, बट उनकी एक परफॉर्मेंसेस और देख चुके मसला भी हैं। है जो मैंने डिस्कस करना है, वो ये है कि अगर एक प्लेयर T20 फॉर्मेट में अच्छा प्ले नहीं कर रहा तो उसको ओडीआई से क्यों एक्सक्लूड कर देते हैं? मतलब ये क्या तरीका है, ये क्या डिसीजन मेकिंग है? देखिए मुझे आप सब बताएं खैर आप लोग। शायद मैं ख्याल से बाबर की बात मैं कर इवन रहे हैं। बाबर की भी बात कर रही हूँ, कुछ और प्लेयर्स भी हैं, साइम के बट बारे में खसूसी साइम तौर पर जो हमारा ओडीआई का प्राइम इवन बैटर है, इमामुल हक के बारे में जो हारिस इमामुल हक फरर है, अब्दुल्ला शफीक उसकी है, 50 ये उनको प्लस क्यों की नहीं एवरेज है शामिल किया गया? अगर वो T20 और में परफॉर्म अच्छा नहीं करे क्राइटेरिया तो था, ओडीआई से क्यों एक्सक्लूड अगर ये क्राइटेरिया था तो फिर आपका कप्तान आगा कैसे आ गया? आगा की तो आगा उससे भी कम परफॉर्मेंस इवन शाहीन हिमसेल्फ। लेकिन चले वो तो वो तो कप्तान है, कैप्टन उसका है। क्या यार ये तो कैप्टन कोई है। जस्टिफिकेशन देखिए, नहीं है ना कि कैप्टन है तो उसने खेलना ही खेलना है कि भी वो परफॉर्म नहीं भी कर रहा। देखिए- अगर बाकी प्लेयर्स को बिठाया जा सकता है तो कैप्टन को क्यों नहीं ड्रॉप किया जा सकता? पाकिस्तान देखिए में उमर, यही है, मैंने एग्जांपल दी थी शायद परसों के, रोहित शर्मा तो खुद ड्रॉप हुए थे ना, जब उनसे रन नहीं हो रहे थे, परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो कैप्टन थे, वो ड्रॉप हुए, उन्होंने कहा कि मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से रन नहीं हो रहे, तो ये आपकी बात बिल्कुल नहीं, वो ठीक है। खुद ड्रॉप नहीं हुए थे, वो कोच ने बिठाया था उन्हें। इरफान जैसे भी है, चले जो जैसे भी भी है, है। डिसीजन तो लिया गया ना। हमारे कहने का मकसद ये है कि डिसीजन तो लिया गया ना, कि अगर आपके कैप्टन है, चाहे अगर परफॉर्म नहीं करे तो इट डजंट मीन कि आप उनको लेके आप एक जो बर्डन है टीम के ऊपर आप उनको लेके जाएंगे जिसकी वजह से आपकी पूरी टीम प्रेशर के अंदर आ जाए। ये तो कोई जस्टिफिकेशन देखें नहीं ये है। प्लेयर्स मेरिट होना चाहिए, चाहे वो होता है कि अगर वो कैप्टन है या टीम का प्लेयर है, अगर उससे नहीं परफॉर्म हो रहा है तो वो कह सकता है कि मैं उस जोन में नहीं जहाँ पे मुझे परफॉर्म करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं जब वो परफॉर्म नहीं करता तो ऐसे लगता है वो टीम के ऊपर बोझ है। ठीक है, वो प्लेयर के ऊपर डिपेंड है। अगर शाहीन समझता है कि उसका फिटनेस का इशू है, 50 ओवर में वो नहीं सर्वाइव कर सकता तो टीम को कह सकता है, मैनेजमेंट को कह सकता है भाई कि मैं इतने मैच या कंटिन्यू मैच, ये मुझे अभी भी लगता है। ब्रेक देने में क्या बुराई देखिए, है? ब्रेक अगर कोई प्लेयर आपको अच्छा याद- परफॉर्म नहीं कर रहा फॉर्म में नहीं, उसको ब्रेक देने में जी क्या जी बुराई है? सॉरी खटक, आप कुछ कह रहे हैं। अदनान, आपने भी क्रिकेट खेले हुए, मुझे बताइए कि आपके साथ जो टीममेट होते थे या आपके ड्रेसिंग रूम जब जिनके साथ आप शेयर्स करते थे, जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर होता था और जो प्लेइंग 11 के अंदर भी होता था, क्या आज तक आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसे प्लेयर्स देखे? मुझे 2-3 एग्जांपल उठा के देख लें जो खुद कह दें कि यार मैं आउट ऑफ फॉर्म हूं, आप मुझे ड्रॉप कर दें प्लेइंग 11 से। ये तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा बदकिस्मती है इधर हमारी कि रिटायरमेंट कोई नहीं लेता, मैच की बात कर रहे हैं। सर इनकार करते हैं तो फिर आगे रखेगा कौन? उन्होंने मैंने इनकार किया था, पिछली बार ही 99% नहीं आपके जाना। जो एक्स क्रिकेटर है देखिए अब देखें ना, मैं मिसाल देता हूँ, तौफीक उमर था। तौफीक उमर साउथ अफ्रीका में शायद उसने मना कर दिया कि मैं खेल नहीं रहा, तो वो टीम से वापस आ गया। उसके बाद उसका कमबैक नहीं हुआ। इमरान फरद की फैमिली इशू थे, उसकी वाइफ की तबीयत नहीं सही थी, उसने एक टू वे पे मना कर दिया, उसके बाद वो वापस ही आ सका। ये मुझे वो इंजरी चीज़ है, हुई, ये भी मुझे इंजरी हुई, मैं इंजरी के बाद बहुत परफॉर्म किया, मैं कम बैक नहीं कर सका। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आए आपको कि जो भी एक दफ़ा मना कर देता है ना, उसके बाद उसका कम बैक या उसके लिए दरवाजे बंद किए जाते। इसका मतलब है कि आपके सिस्टम के अंदर खराबी है ना। इसी वजह से जितने भी क्रिकेटर है जो खेल रहे हैं ना, वो कहते हैं कि हम सरवाइव कर सकते हैं, तो उस जोन में जाके वो खेल जाते हैं। उस टाइम क्या होता है, परफॉर्म कर लें या नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो उनके यानी वो गेस्ट अपनी चले सिर्फ जाते हैं, स्लॉट जगह बचा रहे वो होते हैं। अपनी जगह बचाते हैं। ये देखें पाकिस्तान में ऐसा है कि जो भी अनफिट हुआ है उसने कम बैक नहीं किया, और किया है तो बहुत मुश्किल से किया है। वो जो खेल रहे हैं वो अपनी जगह ही नहीं छोड़ते, अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप प्लेयर एज ए प्लेयर आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है जो आपकी टीम को फ़ायदा दे, तो फिर ज़रूर उसको ये डिसीजन 5 लेना सालों चाहिए। में इन लड़कों ने जो एक सर्टन कोर था, इन्होंने तो किसी को आने नहीं दिया, और अगर आया भी है तो डगआउट में बिठाया, और अगर खिलाया भी है तो उस नंबर पे खिलाया जो उसका नंबर नहीं था। तो वो तो हमने जैसे अभी एक से हम बात कर रहे हैं intellectual हसीबुल्लाह बात की कि वो करते हैं। डगआउट में बैठा रहा, देखिए, उसके बाद हसीब गायब की हो गया, आप उससे बात पहले कर बहुत रहे हैं, सारे मैं- प्लेयर ऐसे ही मैं गायब हो गए। हसीब की बात करें कि उसको क्यों ड्रॉप किया। हसीब हाफ सीज़न खेल के
तो नहीं खेल सका। देखें पाकिस्तान को वो विकेट कीपर चाहिए जो सीजनल खेलता है, फिटनेस वाइज भी अच्छा क्यों नहीं खेला पूरा सीजन? वो आई डोंट नो, शायद वो अपने इंग्लैंड चला गया था, शायद उसके बाद उमरा चला गया, बीच में मिस करता रहा मैच। वो कई मैचेस में वो कई मैच देखें अबाउट फॉर फिटनेस जो है ना विकेट कीपर की, सीबुल्ला की लगता है कि उस तरह की फिटनेस नहीं है जो हमें लगता है, मुझे लगता है कि जो पूरा सीजन खेल सके। हम जैसे 10-10 मैच खेलते थे, मुझे नहीं लगता कि हसीबुल्ला की इस तरह की लेकिन बात तो फिटनेस फिर है। वो इरफान वाली हो गई ना कि बात ये है कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, हम सवाल करते कि भाई क्यों नहीं सिलेक्ट किया, तो ये मुझे जवाब आ जाता, देखिए हमें पता चल क्वेश्चन जाता। आंसर जब होता है ना तो फिर आपको क्लियर चीज़ें हो जाती हैं। हम कह रहे हैं ना कि टीम प्रेस के सामने क्यों नहीं करते। जब प्रेस के सामने आप टीम अनाउंस करते हैं, जिस प्लेयर को नहीं रखा उसकी भी आप एग्जांपल देते हैं कि इस वजह से इसको ड्रॉप किया है, ये इसमें फॉल्ट है, उसको फिटनेस इशू है। देखिए मेरे एक मिनट इसमें ये भी है कि अकाउंटेबल नहीं होना चाहते वो, जैसे चीफ सिलेक्टर नहीं है या मैं कुछ ऐसा, बताता वो ना, भी वही चीज़ है। लॉजिक जो मुझे समझ आती है वो ये है कि जब आप किसी प्लेयर के बारे में बताते हैं कि ये इसमें फॉल है, ये गैप है, फिर वो जाके अपना काम करता है। दूसरी तरफ अगर आप किस लड़कों को रख रहे हैं, जैसे गौरी को रखा है, तो फिर आप बताते भाई हमने इस प्लान से रखा है, हमने इसी वजह से इसको टीम में सेलेक्ट किया, ये इसकी जॉब है। उसके बाद अगर वो मैच खेलता है, वो जॉब नहीं पूछता या करता, तो फिर आप बता सकते हो कि भाई ये इस वजह से, फिर आप मीडिया पे भी कहते हो कि मीडिया पे आके कहते हो कि हमने हाँ ये जॉब दी, ये जॉब इसने पूरी नहीं की, इसी वजह से इसको ड्रॉप किया। फिर आपके पास आपकी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, फिर इन फ्यूचर आप प्लान करते हैं कि हमने क्या करना है। शाहनवाज भी आ चुके हैं। शाहनवाज, हम इस टाइम पे डिस्कशन ये कर रहे हैं कि अब प्रेस रिलीज आ जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती है, जिसकी वजह से एम्बिग्विटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि उनको क्यों नहीं रखा गया, स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, या बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर इसलिए रह जाती है क्योंकि अब सिलेक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पसंद ही नहीं करते। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए ये तो कभी भी जब भी कोई प्लेयर ड्रॉप होता है किसी को पता ही नहीं चला कि वो क्यों ड्रॉप हुआ है। माजी में हमारे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं सानिया के, वो टॉप परफॉर्मर रहे, साल से टॉप परफॉर्मर रहे। 90s की बात करूं, एक प्लेयर पे आपको नाम बता देता हूं कि जिन्होंने उस दौर में टॉप किया था लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया जाता था। जहूर इलाही जैसा प्लेयर होता था, वो 8 मरतबा कैंप करके 9वीं मरतबा जो था उसको टीम में जगह बनती थी। नदीम अफजल एक बहुत बड़ा फास्ट बॉलर था, PIA की तरफ से 11 साल उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तकरीबन लगातार 7 साल उसने सबसे ज्यादा आउट किए हैं, 50+ आउट किए थे पैटर्न ट्रॉफी में और कायदन ट्रॉफी में, लेकिन उनको कभी जो है ना उनको तवज्जो नहीं दी गई। जब भी बात होती थी उनको ड्रॉप कर दिया जाता था। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। देखिए जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो आपका इसका मतलब है कि आप सामना नहीं करना चाहते। जो सहाफी हजरात बैठे हैं जिन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछने कि यार वो प्लेयर अगर परफॉर्मर, आज सोशल मीडिया का दौर है, आज डिजिटल मीडिया का दौर है, जाहिर है स्ट्रीम मीडिया का दौर है, तो यहाँ आपको जवाब देना पड़ता है। तो बेहतरीन ऑप्शन उन्होंने यही ढूंढा है कि भाई ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको पता है कि आराम से वो एक प्रेस रिलीज होती है कि ये टीम वनडे के लिए फाइनल हो गई है, ये टीम जो है ये T20 के लिए फाइनल हो गई, ये टेस्ट के लिए जो है ना टीम फाइनल हो गई है। सो कोई जवाब लेकिन उससे क्लैरिटी तो नहीं आती शाहनवाज, पता नहीं लगता कि कौन से प्लेयर को किस बेसिस पे रखा गया है। फिर तो मेरिट की नहीं, धज्जियां उसमें उड़ रही एक हैं। दूसरा पार्ट भी इसका है ना, जो बच्चा सिलेक्ट हो गया है, जिस पे प्रेशर आजकल, जिस तरह शामिल हुसैन के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। अब वो जो बच्चा जिसने खेलना है अभी जाके, जिसकी परफॉर्मेंसेज है और शायद उसकी कुछ स्ट्राइक रेट अच्छा हो सकता है, उसकी परफॉर्मेंस टेक्निकली वाइज या क्रच मूवमेंट पे उसकी परफॉर्मेंस का लेवल अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, गेम अवेयरनेस अच्छी होगी, तो अगर सिलेक्टर आके ये बोल दें कि इन बेसिस पे ये लड़का सिलेक्ट हुआ है, दूसरा इस वजह से नहीं हुआ, तो उस बच्चे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है कि वो सिलेक्ट होगा। जब इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल दूंगा मैं ना, इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म किया टेस्ट मैचेस में, उसके बाद इंग्लैंड की टीम जो है वो अनाउंस होती है, मुझे रखा जाता है, मैं डेब्यू करता हूँ, डेब्यू के बाद मैं बारी लेता हूँ, विकेट कीपिंग में आउटस्टैंडिंग कर रहा था पाकिस्तान के लिए और 5-5 क्या टेस्ट मैचेस में कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने फिर 70-80 रन्स किए, उसके बाद मुझे सेलेक्ट कर लिया गया वनडे की टीम में। और जब वनडे खेला तो वनडे खेलने के बाद जब वनडे फिनिश हुए ना, तो आज तक मुझे नहीं पता लगा वो लास्ट 14 साल से कि किस वजह से टीम से ड्रॉप किया गया। क्या उस टाइम मैं इंप्रूव नहीं कर सकता? अगर मेरे में कम्युनिकेट ही नहीं की कोई कम्युनिकेट, टीम से ड्रॉप कर दिया, उसके बाद वनडे की टीम से ड्रॉप कर दिया, फिर उसके बाद मैं पूछता रहा कि क्या वजह हुई, आज तक नहीं मुझे पता लगी। यही आपको बताना चाहिए। क्या उस टाइम जो 10 साल मेरे 12 साल 15 साल जो ज़ाया गए हैं, क्या मैं उसमें 2 साल लगा के अपनी गेम इम्प्रूव नहीं कर सकता था? वनडे की क्रिकेट के हिसाब से मेरे पास शॉट से, मेरे पास स्वीप थी, मेरे पास निकल के खेलने की सारी क्रिकेट क्रिकेटिंग शॉट तो थी ना मेरे पास। क्या एलिवेशन ही चाहिए था ना किसी चीज़ के लिए इम्प्रूव करने के लिए, रेपुटेशन ही चाहिए थी। क्या उस टाइम मेरे साथ काम नहीं कर सकते थे? एक विकेट कीपर था जो सर्व कर रहा था, 3 साल से आपकी टेस्ट टीम के साथ है, तो फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो क्लियर माइंड से उस प्लेयर से बुलाओ,
उससे बात करो कि तुम्हारे में ये खामी है, इस खामियों पे जाके काम करो और फिर उसके बाद कम बैक करो। देखिए अदनान, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा। देखें इंडिया कितना बड़ा बोर्ड है, वहाँ पर कितना बड़ा उनके पास प्लेयर पूल्स है। उन्होंने अभी इस वर्ल्ड कप से पहले शुभमन गिल जो कि मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म थे उन्हें ड्रॉप किया, हालांकि ओडीआई के कैप्टन थे। उन्होंने कोई वो दो राय रखी नहीं है कि भैया वो डबल माइंडेड हुए नहीं है। यशस्वी जायसवाल कितना अच्छा खेलते हैं, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। ईशान किशन, उनके एक अरसे से कुछ मसले चल रहे थे, एक तो परफॉर्मेंस के मसले भी चल रहे थे, दूसरा उनके बिहेवियर के ऊपर भी डोमेस्टिक खेलने से इनकार किया था, डोमेस्टिक का मैच छोड़ के गए थे, उसमें से लेकिन दूसरा का हुआ बैन क्या लगा इरफान था। कि उन्होंने वापस उधर ही उसी डोमेस्टिक के अंदर भेजा जो इन्होंने खेलने से भी इनकार किया था। उनकी और परफॉर्मेंस उनको भी नहीं देखने थी। के लिए शकील आरपी सिंह की ड्यूटी साइन की गई। आरपी सिंह वो जितने मैचेस खेला उनको देखते रहे कि हमें वर्ल्ड कप में ये बंदा फायदेमंद हो सकता है सेकंड कीपर के तौर पे। अब उनकी लॉजिक और माइंडसेट चेक करें। अभी उनके पास ऋषभ पंत भी थे, ठीक है, और भी ऑप्शन जोरल भी उनके पास था, जी। लेकिन वो एज ओपनर नहीं देखें। उनका अगर उनके माइंड में था कि संजू सैमसन नहीं परफॉर्म कर रहा, अगर संजू सैमसन की जगह हमें कोई कीपर चाहिए बैटर, तो हमें ओपनर ही चाहिए। और फिर वो उस ओपनर बैटर के चक्कर में और कीपर भी होना चाहिए, उसको फॉलो करते रहे। और फिर जब आरपी सिंह ने गो ऐड दिया इनके बोर्ड को कि मैंने ये देख लिया और ये बेहतरीन फॉर्म में, ये सबसे बेहतर है, इसको इन किया जाए, वो टीम में जगह बनाई। और वहाँ पे सिर्फ फॉर्म देखी नहीं गई थी, वहाँ पे उनके एटीट्यूड, उनका बिहेवियर भी साथ साथ नोट वो तो किया जा रहा है ही था। है ना, वो तो देखें बिल्कुल। आप बिहेवियर के आप देखें ना पाकिस्तान में क्या कल्चर है। आप बिहेवियर की वजह से टीम से लड़की को ड्रॉप कर देते हैं। एक लड़के का इंडिया में बिहेवियर नहीं अच्छी था, उसकी काउंसलिंग की, उसको तैयार किया, और किसका फायदा हुआ? इंडिया को हुआ। इंडिया को फायदा हुआ ना। देखें प्लेयर को आपने बनाना है, आपने खराब करना है, तो फिर क्यों ना हम प्लेयर बनाना शुरू करें। अगर आरपी सिंह की बात करें, अगर उसने जाके क्रिकेट में उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में फॉलो किया, उनका प्लान था, उस पाइपलाइन में था कि उसने वर्ल्ड कप खेलना है, तो क्या उसकी चीजें बेहतर की ना? फायदा किसको हुआ ना? टीम को देखें फायदा उसके हुआ। अभिषेक, आप देखें अभिषेक की हम बात देखें, अभिषेक देना चाहिए सिर्फ, देखें मौका देना चाहिए। हमने अजहर अली को मौका आपको दिया, इतना सख्त नहीं होना चाहिए हमने अजहर अली को मौका दिया, अंडर 19 टीम की दी। एज ए सिलेक्टर आप उसकी इंप्रूवमेंट करो, उसके साथ काउंसलिंग करो, उससे बात करो, उसको कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम है उससे सॉल्व करो। नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें इंडिया के मैच की बात करें, अभिषेक क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। जिस तरह की उसकी टेक्निक है, कल मैं उसका देख रहा था बैटिंग करने का, उसका जो बैट की ग्रिप है, वो जिस तरह पीछे से बैट पकड़ता है, बैट है उसका कंट्रोल हो ही नहीं सकता। वो कल भी जिस तरह आउट हुआ है, तो क्या उसके साथ काम नहीं किया जाएगा? क्या इसकी वो जिस तरह का प्लेयर है, अगर उसने वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं किया, उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे तो जो वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं करता, जब इंपॉर्टेंट मैचों में परफॉर्म नहीं करता, पता लगता है उसका कैरियर खत्म हो जाए। अभी देख लीजिएगा अभिषेक इस वर्ल्ड कप में फाइनल खिलाएंगे उसको, है क्या लगता है? वैसे मुझे लगता है कि जिस तरह देखें वो जिस तरह का प्लेयर है, ठीक है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, पर इस तरह का अगर वो क्रेज पे रह गया ना संजू सैमसन, अब तक अगर उस पर ट्रस्ट किया ना तो मुझे फाइनल पे भी मुझे दो वीकर लीग नजर आ रहे हैं। तो कमिंग बैक टू द मैच, थोड़ी बात और मजीद कर लेते हैं। इन टॉपिक पे हम कल भी बात करेंगे। वो ये है कि एक तो अभिषेक उनका वीकर लिंक नजर आ रहा है, दूसरा वरुण चक्रवर्ती उनका सबसे बेस्ट बॉलर था। और कल भी जिस तरह उसको मार पड़ी 60+, ये मतलब एक मैच का डिफाइनिंग मोमेंट भी हो सकता था। ये लगता है कि कुलदीप की वापसी हो सकती है या रिंकू सिंह को डाल सकते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अगर रिंकू डालेंगे तो कुलदीप को ही डालेंगे। दूसरी तरफ अगर आप मार की बात करें तो क्या मतलब इंग्लैंड को जितना आर्चर को मार पड़ी है, अगर वो फाइनल में होते तो आर्चर को बिठाते तो ठीक है। वो डे था, वो संजू बहुत ही अच्छा खेल गया। बहरहाल मुझे लगता है कि इसको खिलाएंगे, अब उसको खिलाएंगे, लेफ्टी को खिलाएंगे, और स्पिनर को मुझे लगता है कि शायद चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका स्पिनर अच्छा नहीं है, इतने रन्स दे रहा है वो, तो कहीं ना कहीं प्रेशर होता है बॉलिंग के ऊपर। वरुण चक्रवर्ती तो ड्रॉप होने का सवाल मेरा ख्याल है कि नहीं पैदा होता, क्योंकि न्यूजीलैंड के जिस तरह के स्ट्रगल करते हुए हमें इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी नजर आए थे। और वरुण चक्रवर्ती, आपको पता है कि उनकी बॉलिंग के अंदर डिफरेंट वेरिएशन है, जिस तरह से उनके स्टोर वन है और गेंद नीचे रहता है, इब्रार की तरह। जिस तरह से इब्रार के भी आप लास्ट मैच में बॉल सारी उठा के देख लें, जिस तरह से उसने स्टोर वन की, उस्मान तारिक थोड़े से पेस में जा रहे थे और उनको उतनी ज्यादा मार पड़ रही थी। तो वरुण चक्रवर्ती को इस वक्त इंडिया कम से कम फाइनल मैच के लिए ड्रॉप करने का रिस्क जो है वो लेकिन उसमें यह है कि अहमदाबाद में बॉल थोड़ा ग्रिप करता है, स्पिन होता है, इस पर हम बात करेंगे। थोड़ा शाहनवाज, मैं आपसे जानना चाहूंगा बुमराह के हवाले से, इस जनरेशन का, इस एरा का सबसे बड़ा वो प्लेयर बनता जा रहा है। कल हैरी ब्रुक ने भी उनको प्रेज किया, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस लास्ट वर्ल्ड कप से लेके इस वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस देखते हैं। और ये भी साथ बताइए कि दुनिया में कोई प्लेयर जब इंजर्ड होता है तो वो उसकी, हमारे खासतौर पाकिस्तान में वो पेस भी गया, स्विम भी गई, ये इंजरी के बाद दूसरी दफा कम बैक कर रहा है और ज्यादा लीथल होके आ रहा है। तो क्या कहना आपका इस वाले से? शहनवाज इज नॉट ऑन लाइन। जी आप बता दें। इंजरी देखें, इंजरी हमारे जो है ना, अगर पाकिस्तान में बात करें,
या इंडिया की बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ जो इंजरी जो है ना, जो उनके साथ काम करते हैं वो क्वालिफाइड लोग हैं, उनको पता है कि प्लेयर को हमने किस तरह फिट करके लाना है और हमारे लिए टीम में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अब देखें बुमराह अनफिट हुआ, उसके बाद उसके साथ काम किया गया, आज कहाँ डोमिनेट कर रहा है कि हर बंदा, मेरा छोटा बच्चा अलग लेग स्पिनर है पर वो भी कहता है मैंने बुमराह की तरह बॉलिंग करनी है। इसका मतलब है कि बच्चे बच्चे उसको फॉलो करें। ऋषभ पंत देख लें, ऋषभ पंत की सर, इंजरी ये कितना हम लोग एक्सीडेंट जो हुआ था उनका, सर हम बार-बार कह रहे डॉक्टर हैं। की बात करें, मेरी उंगली फ्रैक्चर हुई, 1.5 लाख रुपए दे दिया, उंगली फिर टेढ़ी की टेढ़ी, तो डॉक्टर कहते सही है। नहीं इरफान, यहाँ मेरे पे ये भी कहने का मसला है मतलब है, कि एहसान अल्लाह के साथ हमने क्या किया, दो उसके एल्बो के गलत ऑपरेट कर सर दिए। डॉक्टर्स का मसला नहीं है, डिफरेंट लोग नहीं लेके आते। अभी कुछ दिन पहले मैं एक डॉक्टर से मिला जो कि पीसीबी में एक अर्सा पहले काम कर चुके हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा व्हाई हैव यू लेफ्ट इट, तो उन्होंने कहा कि यार शुक्र है कि मैं छोड़ दिया मैंने, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन डिसीजन था। कहता जब आपको काम ही नहीं करने देना किसी ने तो आपने वहाँ पे रह के करना क्या है। तो वो बात वही आ जाती जो येस मैन है, जितने येस मैन हैं वो जाते हैं, चेहरे बदलते हैं, वापस आ जाते हैं। अभी जैसे आपके पास ये डॉक्टर ने यस मैन ही क्या करना, उसने ट्रीटमेंट करना है, या फिर वो क्वालिफाइड नहीं है, स्किलफुल क्वालिफाइड नहीं है ना, क्वालिफाइड नहीं है तो वो उनके अंडर आएगा। जो क्वालिफाइड है वो अपनी मर्जी करेगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो इंजर्ड हुआ है ना सीरियस, छोटी रिकवरी तो वो अगर इंजरी है तो वो रिकवर कर लेता था। अगर जो सीरियस इंजरी हुई जैसे एहसानुल्लाह था, उसके साथ कुछ ऐसे करवाने चाहिए थे, डॉक्टर अटैच करने चाहिए थे जहाँ पे उसको ठीक करते। आज तक वो बेचारा प्रॉब्लम में ही है। अदनान, यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करूंगा माजरत के साथ, एहसानुल्लाह का केस मैंने भी काफ़ी डीपली और बड़ा क्लोजली वॉच किया था, पीसीबी के साथ भी राब्ते में था, इवन एहसान के साथ भी बातचीत हुई थी। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि खुद ही अपनी इंजरीज के ऊपर इतने सीरियसनेस शो नहीं करते, और सेम केस एहसान के साथ हुआ था। पीसीबी ने वहाँ पर यूके में उनका स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायर किए, वहाँ से उनका सर्जरी हुई, इलाज हुआ, डॉक्टर्स ने उनको जो जो ट्रीटमेंट दी थी वो एहसान ने यहाँ पर पूरी नहीं की। इवन एनसीए के अंदर उन दिनों में एहसानुल्लाह के लिए रात के औकात में स्विमिंग पूल ओपन किया जाता था, गर्म पानी का, जिस तरह का डॉक्टर्स ने उनकी वो साथ साथ सर्जरी के बाद जो प्रोसेस होता है सारा बताया हुआ था, वो सारा कुछ यहाँ पर हो रहा था। लेकिन एहसान ने क्या किया कि भाई मैंने वापस सवात जाना है, मैंने सवात में जाके अपना रिहैब मुकम्मल करना है, जबकि पीसीबी ने उनका रिहैब पूरा वहाँ पे डॉक्टर्स ने प्लान किया हुआ था। यहाँ पर उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ दी गई थी, रिहाइश दी गई थी, खाना दिया गया था उनको। एनसीए के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज़ थी वो सारी एहसानुल्लाह के लिए रात की इवन अगर 1 बजे भी ज़रूरत पड़ती तो एहसानुल्लाह के लिए ओपन थी। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने खुद अपनी इंजरी के साथ सीरियस नहीं हुए और वापस सवात गए। अपनी इंजरी को जब दोबारा से ख़राब किया तो ब्लेम क्या आया, पीसीबी के ऊपर वापस आया कि पीसीबी ने उनका ख्याल नहीं रखा। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ आपकी बात ठीक है, देखना चाहिए कि जब पीसीबी अगर कुछ प्लेयर्स तो साइम के साथ भी एक नहीं, देखिए आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, हमें भी इंफॉर्मेशन है कि उसकी इमेच्योरिटी भी थी, लेकिन वो लेट इंटरवीन किया। पीसीबी ने उस मामले के अंदर एहसानुल्लाह का अगर आप पूरा केस स्टडी करें तो पीसीबी ने पहले उसको बिल्कुल ओपन एंडेड छोड़ा रखा, जब उसकी एक सर्जरी खराब होगी फिर दोबारा इंटरवीन किया, फिर छोड़ दिया, फिर जब मीडिया ने बहुत रोला डाला फिर उन्होंने जाके शाहीन के साथ भी तो ऐसे ही हुआ है। शाहीन का भी ऐसे हुआ, फिर शाहीन का शायद भी ऐसे हुआ कि उसमें शायद अफरीदी ने इंटरवीन किया, बल्कि उन्होंने प्राइवेट जो है उसका इलाज कराया। वो बाद में बोर्ड ने इंजरी वाला कर दिया डिपेंड ऑफ प्लेयर होता है कि वो उसको जो प्रोटोकॉल है वो पूरा कर रहा है कि नहीं। अगर वो प्रोटोकॉल नहीं पूरा कर रहा, आपको जितना बेस्ट से दुनिया का बेस्ट ट्रीटमेंट भी दे दें, जब तक प्लेयर जो है उसको प्रोटोकॉल नहीं देगा, उसको फॉलो नहीं करेगा प्लान। अब देखें ना, अनवर अली था, अनवर अली का नी का मसला हुआ और बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल चल भी नहीं सकता था, पर उसके साथ सबूर भाई हमारे ट्रेनर थे, उन्होंने उनके साथ काम किया और उसको फिट किया। आज वो बॉलिंग कर रहा, आज तक वो इंजरी दोबारा नहीं। इसका मतलब है कि शोएब अख्तर भी हमारे लिए बहुत बड़ी जो है वो एग्जांपल है कि उनको एक टाइम पे जब तो छोटे थे डॉक्टर्स ने कहा कि तुम भाग भी नहीं सकते, एंड ही रूल्ड द क्रिकेट और डॉक्टर तसीफ ने उनके साथ काम ठीक है, किया उस पे डॉक्टर्स ने भी काम किया और ये फिर उसकी शोएब की अपनी भी मेंटल स्ट्रेंथ थी कि उसने अपने ऊपर काम किया। प्लेयर के ऊपर ना ये खुद मेहनत करनी पड़ती है। हमारे पुराने वसीम बकार के बारे में बात मैंने भी करते हैं, सुना है कि वो सही रिस्पांस ही देता, वो डॉक्टर हो या ट्रेनर हो, कोई भी वो अपनी मनमानी करना, वो करना पठान है ना सर। वो सोशल मीडिया पे भी तो फिर आगे ना आप वो चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे आप, तो फिर आपकी इंजरी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चली जाएगी। शाहीन के साथ क्या मसला चल रहा है मेरा आपसे? देखिए शाहीन का जब से इंजरी हुई है ना, आपका जो फ्रंट लेग है ना, जब वो लैंड होता है तो जब वो उसके ऊपर वेट जाता है ना, तो आपकी बैक जो है वो बेंड होती है, जिससे आपकी बॉल फोर्स जाती है। अगर बॉल वो यहाँ से छोड़ता था तो अब जब फ्रंट लेग पे उसकी इंजरी है, उसका वेट जाता नहीं, वो बॉल यहाँ से छोड़ता है, जिसकी वजह से उसको वो स्पीड नहीं मिल रही, वो एलिवेशन नहीं मिल रहा, जिससे बैक
जो है वो बैंड नहीं हो रही है और पूरा शोल्डर का जोर नहीं लग रहा है, तो वो बॉल पीछे से छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम Basically फेस fast bowlers करनी के shoulder का जो है ना, देखें मौका दिया जाता है ये time बड़ा पे। अच्छा एक्सप्लेन किया अदनान ने, क्योंकि जो फास्ट बॉलर है उसकी जो स्पीड गन है वो आपका शोल्डर है, और जब जब तक शोल्डर आपका का नी भी उसका भी बहुत और देखें, नी पे जब तक जोर नहीं आएगा तब तक वो आप शोल्डर बॉल जब करते हैं तो जब पाँव रखने के लिए आप बॉल करते हैं तो जब ये बेंड होता है ना, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो सारा वेट है pressure वो इस पे सारा आता है, इस पे फ्रंट आता लेग पे आता है, और जहाँ से आपको शोल्डर का जोर लगता है। शाहीन जो अगर आपने देखें तो वो सिर्फ पाँव टच करता है, बॉल यहाँ से छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी पेस भी कम हुई है, स्विंग भी कम हुआ है, और ज़्यादा बैट्समैनों को टाइम मिल गया उसको खेलने का, इसी वजह से उस तरह थ्रेड बॉलिंग नहीं का कर भी रहा। यही होगा कि जब लेग अदनान ब्रेक से- करता था गुगली तो पहले छोड़ना शुरू कर दिया, बैक नहीं कर लूं कि अभी नेशनल T20 शुरू हो रहा है 7 तारीख से पहले। जी, जी। एज अ प्लेयर मैं आपसे, क्योंकि आप प्लेयर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि यहाँ पर अभी अमूमन हमारे सीनियर प्लेयर्स जो है ना वो इस T20 के अंदर शिरकत नहीं कर रहे थे, लेकिन कल खबर आई है कि बाबर भी जा रहे हैं, नसीम भी जा रहे हैं खेलने के लिए। अब सारे जाएंगे। रीजन क्या होती है? मतलब आपको मालूम है कि आपने लाहौर वाइट्स की तरफ से और ब्लूज की तरफ से हमारे सारे प्लेयर्स खेलते रहे हैं, क्या ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब इन प्लेयर्स के बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है? अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि फैंस कल से यही पूछ रहे हैं कि पहले स्क्वाड्स के अंदर नहीं थे, अब एक बार फिर से उनको स्क्वाड्स के अंदर शामिल किया गया, क्यों आखिर डोमेस्टिक क्रिकेट को हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं वो इतना पीछे क्यों रखते हैं? देखें, पहले तो ये बात कंफर्म करनी पड़ेगी, अगर नहीं जाएंगे ना तो 50-50 लाख रुपए देना पड़ना है। और दूसरा, अगर परफॉर्मेंस की बात करें, देखें इस वर्ल्ड कप में कोई भी ऐसा बैटर नहीं था जो परफॉर्म कर सकता, और T20 क्रिकेट स्टार्ट होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं बैक एंड में ये होगा कि हमने ये टूर्नामेंट नहीं खेले तो कहीं ना कहीं बहुत हम पीछे ना चले जाए। अगर चीज़ें बेहतर करनी है इन फ्यूचर, हमने अपना परफॉर्म करना है, या हमने T20 खेलनी है, पाकिस्तान से T20 खेलनी, तो फिर आपको T20 क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर आप T20 का स्क्वाड रहना चाहते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको चीज़ें बहुत दूर ले जाएंगी। और जिस तरह अगर बाबर की हम बात करें, बाबर से नहीं परफॉर्म हुआ, तो क्या बाबर कल चौथे नंबर पे खेलेगा या ओपन पे खेलेगा? आई डोंट थिंक सो कि बाबर जो है वो डोमेस्टिक में चौथे नंबर पे खेलेगा, नंबर 4 खेलेगा। ये वैसे मेरा ना ख्याल है एक फंडामेंटल रूल बना देना चाहिए कि जिस नंबर में आप पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाह रहे हैं या आपका प्लान है, वो चाहे डोमेस्टिक में आप या PSL के अंदर, ये मैंडेटरी कर दें कि वो प्लेयर उस पर खेलेगा। अंटिल अनलेस आप ये नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा, चेयरमैन साहब की ना मैंने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की और उनसे मुलाकात भी हुई। हमेशा मैंने उनको एक चीज़ पे एम्फेसाइज करवाया, उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप एक स्टेट ऑफ आर्ट वर्ल्ड ये इस तरह का रिहैब सेंटर बनाएं। आप ऑस्ट्रेलिया का मॉडल उठा लें, साउथ अफ्रीका का, तो सलमान भट्ट साहब मुझे उस दिन बता रहे थे कि एक पूरा स्पोर्ट्स सिटी है। स्पोर्ट्स सिटी कहते हैं, एक लाहौर जितना स्पोर्ट्स सिटी बनाया हुआ है जो सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जिसमें तमाम दुनिया की हर स्पोर्ट्स है। हर स्पोर्ट्स है, लोग उधर ही रहते हैं, उधर ही अपनी वो चीज़ें करते हैं, उधर ही प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इस तरह नेशन इवॉल्व होती है स्पोर्ट्स के अंदर, वो उनको वैल्यू के करते हैं। हमारा अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि आपके करिकुलम के अंदर आप स्पोर्ट्स को एक्स्ट्रा करिकुलम लिखते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर आप पार्टिसिपेट कर लेंगे। अब गैर नसाबी सरगर्मी के अंदर स्पोर्ट्स को लिखेंगे तो बच्चे का माइंडसेट क्या होगा? इसकी बड़ी सबसे बड़ी मैं मिसाल देता हूँ। मैं साउथ अफ्रीका टूर पे गया तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया में खेल रहा था, और उसके अंदर इतनी बड़ी जगह थी स्पोर्ट्स के लिए कि दुनिया की हर स्पोर्ट्स उसके अंदर थी। वहीं पे स्टडी करते थे, वहीं पे जैसे रात होती थी पूरी ग्राउंडों में लाइटें होने हो जाती है, और हर स्पोर्ट्स हर चीज़ वहाँ पे खेली जाती। जहाँ पे ये माहौल बनाया जाएगा वहाँ पे क्यों ना स्पोर्ट्स इंप्रूव हो। और उससे दूसरी तरफ अगर बात करें तो हम बात करते हैं बहुत सी कि प्लेयर्स की क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रही, प्लेयर क्यों नहीं डेवलप कर रहा। आप देखें कि अगर अकेडमी में कोई अच्छा बच्चा आना चाह रहा है तो उसको बड़ी जगह से गुजर के ना उस जगह पे पहुंचना पड़ता है। आपको इस तरह के कैंप्स लगाने पड़ेंगे, आपको ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा जहाँ पे प्ले डेवलप होते हैं, आपको बच्चों में शौक डालना पड़ेगा। बहुत सी भाई, और मेरा ख्याल है इस पे हम बात करते रहेंगे। अभी इजाजत चाहेंगे जी। डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।